अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCCA मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है इसमें बेसिकली छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। रिसेंट जो बजट में कुछ चेंजेस आई हैं उसके ऊपर एक छोटा सा लेक्चर बनाया है कि विद होल्डिंग जो एजेंट है यानी कि सेल टैक्स विद होल्डिंग सेल टैक्स के अंदर कौन सी जो पार्टीज़ है या कौन सी कंपनी या किसने टैक्स विदहोल्ड करना है और उसकी रिकॉर्डिंग कैसे है। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स बुक्स में और जो लोग प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं उनको भी अभी तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको ऊपर छोटा सा एक लेक्चर बनाया है ताकि इसको हम प्रॉपर समझ सकें कि व्हाट इज़ विद होल्डिंग, कि विद होल्डिंग किसने टैक्स विदहोल्ड करना है और कितनी परसेंटेज के साथ विदहोल्ड करना है। तो सबसे पहला जो चीज़ इसमें हमने समझनी है वो ये है कि किसने टैक्स विदहोल्ड करना है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो कंपनी है वो एज ए विद होल्डिंग एजेंट रजिस्टर्ड होती है, तो पहली चीज़ कि कंपनी टैक्स विदहोल्ड करेगी। उसके बाद चूँकि गवर्नमेंट के रूल्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है, सेमी गवर्नमेंट है या लोकल जो बोर्ड है, जिस तरह के DHA बोर्ड है, वाटन बोर्ड है, कैंट बोर्ड है, तो इनको जब आप कोई भी चीज़ सप्लाई करेंगे तो एज़ पर रूल उन्होंने टैक्स विदहोल्ड करना है। तो एग्जांपल क्या है कि अब इसको पहले जो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक सेलर है, एक बायर है, उसने कैसे कैसे टैक्स विदहोल्ड करना है। लेकिन उससे पहले छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर छोटा सा एक चार्ट हम बना लेते हैं कि टैक्स किसने विदहोल्ड करना है। ये फॉर एग्जांपल ये विद होल्डिंग एजेंट है, कौन है? कंपनी, ठीक है। उसके बाद अगर तो वो जो सप्लाई ले रहा है, जो कंपनी अगर सप्लाई ले रही है किससे, जो रजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है, तो यानी कि दोनों का STRN नंबर है। रजिस्टर से मुराद यहाँ पे ये है कि दोनों का STRN नंबर होना चाहिए। तो फिर जो इनवाइस के ऊपर जो टैक्स मेंशन है, लेट्स से 17% टैक्स मेंशन है, तो इसका 1/5 विदहोल्ड करना है, यानी कि इसको डिवाइडेड बाय 5 पे करना है। तो जो 20% आएगा 17% का वो हमने विदहोल्ड करना है। यानी कि इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि अगर 17,000 GST है तो इसका जो 20% है वो विदहोल्ड करना है। उसके बाद है कि अगर तो ये अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, या ये सस्पेंडेड है, तो दोनों केसेस में जो ग्रॉस वैल्यू है, दोनों केसेस में जो 5% ऑफ ग्रॉस वैल्यू विदहोल्ड करना है, ठीक है। तो अगर यानी कि 1 लाख की उन्होंने इनवाइस आपको दी, यानी कि जिससे आपने चीज़ें ली, उन्होंने आपको 1 लाख की इनवाइस दी, उसके ऊपर GST मेंशन नहीं था, तो आपने 5% इसका विदहोल्ड करना, यानी कि 5,000 ये विदहोल्ड हो जाएगा। तो उसके बाद आता है अगला पॉइंट कि अगर कोई कंपनी है और उसने होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर से चीज़ें परचेज़ की हैं, तो जो टैक्स मेंशन होगा, लेट्स से ये टैक्स मेंशन है, तो इसको डिवाइडेड बाय 10 करना है और जो अमाउंट आएगी X अमाउंट उसको विदहोल्ड कर लेना है, ठीक है। ये तो थी कुछ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स के किसने टैक्स विदहोल्ड करना है, किसका कितने % विदहोल्ड होना है, और अगर होलसेलर, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसकी कितनी अमाउंट है। अब हम आते हैं जो मेन इसका जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उसको सिस्टम में रिकॉर्ड कैसे करना है ताकि जो रिकन्सिलेशन है टैक्स के साथ वो प्रॉपर उसकी रिकन्सिलेशन हो सके। तो इसको एक डबल एंट्री के थ्रू समझते हैं। लेट्स से ये सेलर है और ये बायर है। तो मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट A आप सेल कर रहे हैं, यानी कि सेलर ने प्रोडक्ट A सेल की, 1 लाख रुपये उसकी प्राइस थी, 17% उस पर GST था और जो टोटल अमाउंट बनती है वो लेट्स से 1,17,000 है। ये बायर है, इसने चीज़ें परचेज़ की, तो अब इसने अपने सेलर ने अपने बुक्स में क्या एंट्री की होगी, इसने रिसीवेबल को 1,17,000 से डेबिट कर लिया होगा, क्रेडिट कर लिया होगा रेवेन्यू कितनी अमाउंट से, 1 लाख से, और क्रेडिट का कर लिया होगा सेल टैक्स पेएबल, यानी कि लाइबिलिटी कितनी अमाउंट से, 17,000 से। अब इसने जब चीज़ें परचेज़ की तो इसने क्या किया होगा, स्टॉक को डेबिट कर लिया होगा 1 लाख से, डेबिट क्या कर लिया होगा, इनपुट टैक्स 17,000 से, और क्रेडिट क्या कर लिया होगा, वेंडर, यानी कि जिससे चीज़ें परचेज कर रहे हैं। तो ये इसका क्रॉस रिलेशनशिप है दोनों का, यानी कि दोनों एक ही ट्रांजेक्शन को हम दोनों देख रहे हैं। अब जब इसने पेमेंट की, एट द टाइम ऑफ पेमेंट पे क्या हुआ कि इसने, अब ये हम ज्यूम करते हैं कि इनकम टैक्स नहीं है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, तो इनका स्टेटस क्या था, ये दोनों कंपनी है, यानी कि ये जो सेल कर रहा है वो भी कंपनी है और जो बाई कर रही है वो भी कंपनी है।
तो जब इसने पेमेंट की है तो जैसे हमने अभी पीछे रूल देखा है तो इसका 20% विदड्रॉल करना है और 80% पे कर देना है। तो लेट्स से इसका 20% बनता है 3400। एग्जांपल है, जस्ट हो सकता कम या ज़्यादा बने, लेकिन जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो अब इसने पेमेंट करनी है तो ये कंपनी क्या करेगी, या हम इसको राउंड फिगर कर लेते हैं, इसको हम 4000 कर लेते हैं, ठीक है। तो इस कंपनी ने पेमेंट की तो इसने क्या किया कि वेंडर को डेबिट कर लिया कितनी अमाउंट से, 1,13,000 से, और बैंक को क्रेडिट कर दिया 1,13,000 रुपये से। अब ये तो थी उसने जब पेमेंट की। अब आता है क्वेश्चन कि जी इसने जब पेमेंट रिसीव की तो इसने क्या किया होगा, इसने बैंक को डेबिट कर लिया होगा 1,13,000 से और रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया होगा 1,13,000 से। अब वेंडर के लेजर में 4,000 स्टैंड हो रहा है, इस रिसीवेबल के लेजर में 4,000 स्टैंड हो रहा है। अब इसको रिकनसाइल कैसे करना है, तो हम पहले एग्जांपल ये देखते हैं कि लेट्स से ये जो कंपनी थी, कंपनी ए जो थी, इसको हम कंपनी ए सेलर यानी कि सेलर ए है, ये बी है। तो इसने क्या किया, इसने अपनी रिटर्न जब फाइल करनी है, चूँकि इसने जो रिटर्न में अपने नेगेटिव सी के अंदर, यानी कि जैसे हम रिटर्न के अंदर हमने पढ़ा था कि नेगेटिव सी के अंदर इसे अपने सारी की सारी सेल दिखानी है और सेल के ऊपर क्या है, आउटपुट टैक्स है। तो इसका आउटपुट टैक्स कितना है, 17,000, यानी कि इसने गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन 17,000 में से इसने 13,000 रुपये तो भी रिसीव कर लिया, लेकिन 4,000 तो इसको रिसीव नहीं हुआ। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, अब ये 4,000 कौन पे करेगा, 4,000 एज ए विद होल्डिंग एजेंट कंपनी बी पे करेगी और उसके बाद उसका जो चलान है उनको चलान दे देगी। अभी इसके जो नोट्स हैं उसके अंदर चलान का प्रॉपर फॉर्मेट है कि वो कैसे हमने देना है। अब इसने जब पेमेंट की तो इसने क्या किया, इसके सेल टैक्स के नज़र में बैलेंस आ रहा है, इसने क्या किया, डेबिट सेल टैक्स को कर लिया, सेल टैक्स पेबल को, क्योंकि ये अमाउंट बेसिकली 17,000 सारी की सारी पे करनी थी कंपनी ए ने, लेकिन चूंकि रूल है उसमें 13,000 कंपनी ए पे करेगी और 4,000 ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी ए कौन पे कर रही है, कंपनी बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सिर्फ एक सिस्टम के अंदर डॉक्यूमेंटेशन की एडजस्टमेंट करनी है। गवर्नमेंट को पूरी अमाउंट मिली है 17,000, बस उसमें 13,000 आपने पे की और 4,000 कौन सी पे कर रही है, कंपनी बी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी ये रूल क्यों बनाया गया है। ये रूल इसलिए बनाया गया है, एक तो गवर्नमेंट को अपने जो कैश फ्लो है उसको मेंटेन करना है, सेकेंडली क्योंकि उनको हो सकता है ये कंपनी बी पहले अमाउंट पे कर दे और कंपनी ए बाद में पे करे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो आती है वो ये है कि कंपनी जो दोनों कंपनीज की अगर कुछ अमाउंट विदहेल्ड हो रही होगी तो जो ट्रांजैक्शंस की स्मूथनेस है, जो एक्यूरेसी है, जो इफेक्टिवनेस है जो ट्रांजैक्शन की, वो कंप्लीटनेस जो है वो इंश्योर होती रहेगी। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया ताकि ये दोनों पार्टीज़ आपस में पेमेंट के ऊपर फाइट करें और जो गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुँचे वो नीट एंड क्लीन और कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। इस वजह से ये रूल बनाया गया। अब क्या होगा कि इस पार्टी ने 17,000 डेबिट किया और क्रेडिट क्या कर देगी ये पार्टी रिटर्न के साथ, यानी कि एट द टाइम ऑफ रिटर्न। ये एट द टाइम ऑफ रिटर्न यानी 18th ऑफ एवरी मंथ, चूँकि हमने जीएसटी फाइल करनी होती है रिटर्न, तो उसने 17,000 क्या किया, डेबिट कर दिया और क्रेडिट बैंक किया 13,000 से। लेकिन चूँकि इस कंपनी ने भी जमा कराया है तो ये आपको एक चलान देगी, कंपनी एक को चलान देगी। तो अब क्या होगा, रिसीवेबल के लेजर में 4,000 शॉर्ट आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, रिसीवेबल को 4,000 से लेस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सेल टैक्स विद हेल्ड की एंट्री, अब सारे जो लेजर्स हैं, सेल टैक्स का लेजर है वो भी नील हो गया, यानी कि पहले 17,000 आ रहा था, जब हमने सेल की 17,000 की एडजस्टमेंट होगी, रिसीवेबल नील हो गया। अब ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी ये करेगी, इसने क्या करना है, इसने जस्ट फॉर एग्जांपल इसका भी 50,000 रुपये का आउटपुट टैक्स है, ठीक है। तो इसने यानी कि इसने आगे कंपनी सी को सेल की होंगी चीज़ें, जैसे कंपनी ए ने कंपनी बी को सेल की और उसका जो टैक्स बन रहा है वो 17,000 है, इसका लेट से 50,000 बन रहा है। तो इसने क्या किया, अपने सेल टैक्स के लेजर को डेबिट किया 50,000 से, ठीक है, और क्रेडिट कर दिया इसने बैंक 50,000 से। यानी कि हम जूम ये करते हैं कि इस अमाउंट में से कंपनी सी ने उसकी कोई पेमेंट विदहोल्ड नहीं की या ये आफ्टर विदहोल्डिंग पेमेंट आ रही है। और उसके बाद क्या करेगा ये, क्योंकि 4,000 भी इसने पे किया रिटर्न के साथ, तो वेंडर को 4,000 से कंपनी बी डेबिट कर देगी और क्रेडिट क्या कर देगी, बैंक। इसका मतलब यह कि बैंक यहाँ पे 4,000 हो रहा है क्रेडिट, तो ये जब किसको पेमेंट होगी, एफबीआर को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 17,000 का 13,000 रुपये कंपनी ए ने पे किया आउटपुट टैक्स का और 4,000 कंपनी बी ने पे किया और गवर्नमेंट को कितना रिसीव हुआ, 17,000। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था विदहोल्डिंग सेल टैक्स का। सबसे पहले आपने याद रखना है कि सेल टैक्स किसने विदहोल्ड करना है, जो कंपनी है वो एज ए विदहोल्डिंग एजेंट रजिस्टर्ड होती है और उसने टैक्स विदहोल्ड करना है। अगर तो कंपनी से चीज़ें परचेज कर रही है, दोनों रजिस्टर्ड हैं, तो 20% आपने विदहोल्ड करना है ऑफ जो सेल टैक्स की अमाउंट है उसका। लेकिन अगर होलसेलर, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को पे कर रही है तो फिर जो 1/10 ऑफ जो इनवाइस है के ऊपर सेल टैक्स मेंशन होगा वो विदहोल्ड करना है। उसके बाद अगर तो दोनों अगर किसी अनरजिस्टर्ड से या
किसी ऐसे कस्टमर से आप परचेज़ कर रही हैं, कंपनी परचेज़ कर रही है जो चीज़ एक्टिव सस्पेंडेड है, तो वो 5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, यानी कि 1 लाख की इनवाइस है तो उसके ऊपर 5% भी डायल करना है। उसके बाद प्रॉपर हमने डबल एंट्रीज देखी, जिसकी रिगार्डिंग कैसे, इसकी रिगार्डिंग इसलिए ज़रूरी है, इसकी रिकन्सिलेशन इसलिए ज़रूरी है कि जब कल को कभी नोटिस आएगा तो आपके जो सारे जितने भी लेजेस हैं वो सारे नीट एंड क्लियर होंगे, रिटर्न के साथ मैच होंगे। इस वजह से आपको उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और सब्सिक्वेंट जो उसकी वर्किंग है वो भी एक यानी कि आपके लेजेस और जो रिटर्न की अमाउंट है वो प्रॉपर मैच होती रहेगी। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो ये नंबर के नीचे मेरा नंबर मेंशन है, लिस्ट ऑफ कंटेंट मेंशन है और टैक्सेशन सिस्टम पाकिस्तान के पेज पे काफ़ी जो डिटेल से चीज़ें मेंशन है उसको आप देख सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल। थैंक यू वेरी मच।